नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह आपके अपने YouTube चैनल स्कूल वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन पॉलिटी के पहले लेक्चर में हैं जो आपको बताने जाएंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसके क्या दायित्व होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है और किस तरह से है जो गवर्नमेंट बनी, किस किस थ्योरी से। तो आइए जानते हैं फर्स्ट लेक्चर में हम गवर्नमेंट के बारे में, फिर धीरे धीरे हम कैसे है जो भारत का संविधान बना उसके बारे में जानेंगे। सबसे गुजारिश होगी कि कृपया बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें चैनल को और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट बना तो सबसे पहले है जो कोएर्सिव कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट था, अ गवर्नमेंट दैट कैन कंट्रोल द सेंटेंस ऑफ स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल बाय द यूज ऑफ फोर्स। तो पहले जब गवर्नमेंट बनी तो कोई भी चीज़ें थी वो है जो लॉ था वो है जो बाय फोर्स है जो लाया जाता था और फिर उसे लागू किया जाता था। जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते थे स्ट्रगल में और पीपल के बीच में, उसमें है जो बल का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तो यही चीज़ है जो इवॉल्व हो गई एक वेलफेयर गवर्नमेंट के रूप में, जिसे मैंने है जो इस पे स्लाइड्स पर दिखाया हुआ है कि विच लेटर इवॉल्व इनटू अ कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर गवर्नमेंट दैट टेक केयर ऑफ वेरियस नीड्स ऑफ इट्स पीपल। मेरी गुजारिश है कि सभी लोग हैं जो लेक्चर को ध्यान से देखें और लेक्चर के अंत में है जो लेक्चर के साथ है जो दी गई लिंक से है जो इस की सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। मैंने सॉफ्ट कॉपी इसके साथ अटैच की हुई है। तो हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो तीन चीज़ों से बनी हुई है। मेनली ये तीन चीज़ें जो लेजिस्लेचर बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और जुडिशरी बॉडी। तो लेजिस्लेचर बॉडी क्या होती है? ये बॉडी होती है जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर रहती है, मेनली वो इसी बॉडी से होता है। जैसे लेजिस्लेचर इज द बॉडी ऑफ द पॉलिटिशियन इन अ स्टेट और द कंट्री दैट मेक्स लॉ। द यूएस कांग्रेस विच पासेस बिल एंड मेक्स लॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लेजिस्लेचर। तो जिस तरह हमारे यहाँ पार्लियामेंट में है जो 2 हाउसेस होते हैं, लोअर हाउसेस को हम लोकसभा बोलते हैं और अपर हाउसेस को राज्यसभा बोलते हैं। आप में से जिन किसी को भी जानकारी नहीं होगी इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसी तरह है जो यूएस में है जो लोअर हाउस को कांग्रेस बोलते हैं और अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं। तो अब क्या होता है, इधर पर है जो पॉलिटिशियन में डिबेट होती है। डिबेट होने के बाद जैसे हमारे यहाँ है जो लोकसभा में है जो 2/3 बहुमत से, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से बिल पास होते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे तो पढ़ते चले जाएंगे कि कैसे कैसे बिल पास होते हैं। तो तब जाकर है जो एक लॉ बनता है। तो मतलब ये क्या है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर है। अब जो एग्जीक्यूटिव बॉडी रहती है, लॉ तो बन गया है, अब उसे है जो कानून में कैसे लाया जाए, अस्तित्व में कैसे लाया जाए, तो उसको है जो मेन काम रहता है एनफोर्समेंट बाय लॉ। जैसे कि जीएसटी का बिल आया, आधार बिल आया, अभी है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया। तो ये सारे बिल हैं जो जैसे कोई भी है जो लॉ बना तो उस बिल को पास कर दिया गया है। फिर उसके बाद तीसरी है जो बॉडी जो रहती है अपनी, वो जुडिशरी बॉडी रहती है। अब जैसे किसी भी चीज़ के लिए है जो अगर कोई चीज़ राइट्स का हनन हो रहा है या विवादित है या इस पे रहना चाहिए कि इसमें जुडिशरी का भी एक पक्ष देखना चाहिए, तो वो उसके लिए है जो हमारी जुडिशियल गवर्नमेंट है जो हेल्प करती है। जैसे कि अभी बीतों दिनों में आपने जो राम मंदिर का है जो केस देखा होगा, उसमें है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। तो ये जो थी ये हमारी जुडिशियल गवर्नमेंट है, जो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये हैं जो। तो सबसे पहले तो इस तरीके की फिलॉसफी पहली बार किसने दी थी? तो ये है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वाज गिवन बाय फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू। तो आपको ये कहीं ना कहीं काम में जरूर आएगा और मैं सबसे चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ को बताएं कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर गिवन बाय हुम। तो ये चीज़ आपको हाईलाइट होगी। बहरहाल हम बात कर रहे हैं उसी चीज़ की, हम जुडिशरी गवर्नमेंट की एक बार बात कर रहे हैं। अभी कुछ साल पहले जब एक नेता है जो ख़त्म हो गए थे, तो उस पर है जो ऑनलाइन है जो श्रेया सिंघल नाम की लड़की ने है जो किया था कि इससे क्या शहर को जाम करना सही है या नहीं है। लेकिन
उसके इस अभिव्यक्ति के कारण आईटी लॉ था जो उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही हैं जो उनके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया था। तो श्रेया सिंघल ने इसको है जो चैलेंज किया 66A जो विशेष अधिकार देता था पुलिस को, और आईटी लॉ में अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी आर्टिकल नंबर 19(1) में, वो यहाँ से है जो इस केस के अगेंस्ट है जो लड़ा, और यहाँ पर जुडिशरी बॉडी ने है जो अपना वर्डिक्ट सुनाया। जैसे द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 66A of the Information Technology Act 2000 relating to the restriction on online speech as unconstitutional on ground of violating the freedom of the speech guaranteed under 91A of the Constitution। तो यहाँ पर है जो बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को है जो स्टक डाउन कर दिया, और क्योंकि इसमें कहा गया कि ये है जो वायलेट कर रहा है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देने से, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और तब जाकर इसे है जो जुडिशरी बॉडी ने रिजॉल्व किया। तो जहाँ जहाँ जो भी चीज़ें विवादित होती हैं तो उसे बचाने के लिए हमारे यहाँ जो तीसरी है जो स्तंभ है गवर्नमेंट की, वो हेल्प करती है हमारे राइट्स के लिए। चलिए अब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Constitution of India is the supreme law of the country framed by Constituent Assembly which was set up in 1946। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो 1946 में सेटअप हुई थी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम लॉ है। ये सुप्रीम लॉ हमें है जो जीने के राइट्स देता है, रहने के राइट्स देता है, हमारा है जो दायित्व इस देश के लिए क्या है वो बताता है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स से लेकर सब चीज़ें हैं जो इस लॉ में है। तो ये हमारे लिए सर्वोच्च कानून है जो कि पूरी तरह से हमारे लिए बना हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के लिए बना हुआ है। तो आते हैं उसके आगे मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया आया। अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद है जो ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटिशर्स का है जो मूड अब भारत को एक्सचेंज ऑफ पावर देने का बन चुका था। तो इसके लिए कैसे कैसे एक्सचेंज ऑफ पावर दें, तो इसके लिए कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन हो, इसके लिए कैबिनेट मिशन प्लान आया। और इस मिशन प्लान में मेनली 3 जन जो मुख्य थे वो थे एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिस्प। तो ये इसका प्रिंसिपल था कि 10 लाख पॉपुलेशंस पर एक बंदा है जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। तो टोटल है जो इस पर 389 है जो बंदे थे, मतलब 389 बंदे टोटल एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को फॉर्म कर रहे थे, जिस पर 10 लाख है पॉपुलेशन पर एक बंदा है जो रिप्रेजेंट कर रहा था। अब इस 389 मेंबर्स पर से 296 प्लस मेंबर जो थे वो इलेक्ट हुए उस प्रोविंस से जो कि ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में था। और प्रोविंस और स्टेट्स के बीच में है जो क्या डिफरेंसेस हैं, ये स्टेट्स जो रहते हैं उनको अधिकार रहते हैं अपने, लेकिन प्रोविंस को उतने अधिकार नहीं रहते हैं। तो ये उस समय ब्रिटिश कंट्रोल प्रोविंस थे जहाँ पर है जो ब्रिटिश हुकूमत का दखल है जो सेंट्रल पावर्स में से डायरेक्टली स्टेट पे था, मतलब प्रोविंसेस पर था। जबकि आज के भारत में है जो राज्यों को है जो कुछ अधिकार हैं जो कि वह खुद डिसीजन ले सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि इस पे 296 प्लस मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट हुए हैं, वो उस प्रोविंस के थे जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर में था। अब यहाँ पर मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और अब नेक्स्ट लेक्चर तक जय हिंद, जय भारत।